राजनीतिक दलों की कुल फंडिंग का 69% हिस्सा बेनामी है। 2004 से 2005 से लेकर अगले 10 साल तक के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। दिल्ली के थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 6 राष्ट्रीय और 51 क्षेत्रीय दलों को विश्लेषण में शामिल किया। इसके मुताबिक 2004-2005 से लेकर 2014-15 के दौरान राजनीतिक दलों की कुल आमदनी 11,367 करोड़ रुपए रही। इनमें से 7,833 करोड़ रुपए की आमदनी बेनामी है, जबकि 1,699 करोड़ रुपए की आमदनी दूसरे ज्ञात स्रोतों से हुई। 11 वर्षों के दौरान कांग्रेस को सबसे ज्यादा 3,982 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जबकि बीजेपी को 3,273 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। कांग्रेस की 83%, जबकि बीजेपी की 65% आमदनी बेनामी है। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी की आमदनी सबसे ज्यादा रही। समाजवादी पार्टी को 819 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 94% बेनामी है। बीएसपी इकलौती पार्टी है जिसकी 100% आमदनी बेनामी है। वो सोर्सेज बताना नहीं चाहते, वो कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है कि 20,000 रुपए से कम की जो चंदा मिलता है उसको डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है। तो वो कहते हैं ये तो सब 20,000 से कम है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि वो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने से बचें। आयोग का कहना है कि ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया था कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रात 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करेंगे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप अब तक 4 देशों के प्रमुखों से बात कर चुके हैं, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री, मेक्सिको के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति शामिल हैं। चुनाव जीतने और राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप को सबसे पहले बधाई देने वालों में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल थे। ट्रंप को अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का समर्थन मिला था। ट्रंप मोदी सरकार के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की तारीफ कर चुके हैं। उद्योगपति विजय माल्या ने आईडीबीआई बैंक से मिले कर्ज में से करीब 260 करोड़ रुपए निजी इस्तेमाल के लिए खर्च किए थे। सीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस के लोन डिफॉल्ट केस में दायर चार्जशीट में ये खुलासा किया है। सीबीआई ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या के गिरफ्तार नहीं होने की वजह से चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाला गया है। चार्जशीट के मुताबिक लोन डिफॉल्ट से आईडीबीआई बैंक को 1,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में कल गिरफ्तार किए गए आईडीबीआई बैंक और किंगफिशर एयरलाइंस के 9 कर्मचारियों को मुंबई में सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सभी को 7 फरवरी तक जेल भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। विजय माल्या फिलहाल देश से बाहर हैं। उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 3 दिनों के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। क्राउन प्रिंस इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। कल वे प्रधानमंत्री निवास जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी, जिसमें 16 समझौतों पर सहमति बनने की उम्मीद है। क्राउन प्रिंस संयुक्त अरब अमीरात की सेना के डिप्टी सुप्रीम कमांडर भी हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो भारत में ड्रग्स की सप्लाई से बाज आए। राजनाथ सिंह ने पंजाब के अबोहर में एक चुनावी सभा में बात कही। हर बार समझाने की कोशिश कर, लेकिन बाज नहीं आता। कभी आतंकवाद, कभी दवा, कर के ड्रग्स भेजकर भारत को बर्बाद करने की कोशिश करता। चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक भी याद दिलाई। समझ जाओ मेरे पड़ोसी, हमारी सेना में वह ताकत है कि हम केवल इस पार नहीं लड़ सकते, जरूरत पड़ेगी तो हम उस पार भी लड़ सकते हैं। यह कुवत हमारे सेना के जवान।
उसने तो फर्ज निभा दिया, मुल्क की मिट्टी का हक अदा करने में खुद की जान बिछा दी। अब देश का फर्ज है उसके अपनों की मदद करने का। और ऐसे में हमेशा देश के प्रहरियों की हौसला अफजाई करने वाले अभिनेता अक्षय कुमार को गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद फौजियों के घरवालों की मदद का एक आसान सा लेकिन जानदार आइडिया सूझा है। अक्षय कुमार ने शहीदों की मदद के लिए ऐप लॉन्च करने का सुझाव दिया है। देखिए, मैं सोचता हूं कि हमारे देश में एक ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप हो जो एक शहीद जवान की फैमिली और उनकी मदद करना चाहने वाले लोगों को डायरेक्ट लाइन पे मिला दे। मतलब यह कि अगर कोई इंडियन आर्म फोर्सेस का जवान ड्यूटी करते हुए अपनी जान दे देता है तो उसके परिवार के किसी एक क्लोज सदस्य यानी कि पिता हुआ या माताजी हुई या उनकी बीवी हुई का वेरीफाइड बैंक अकाउंट नंबर इस वेबसाइट पे अगले ही दिन आ जाए। साथ में आ जाए उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की डिटेल कि कितने लोगों की रोजी रोटी उस एक जवान के भरोसे चल रही थी। आप और मैं, जो भी इंसान उस परिवार की मदद के लिए पैसा देना चाहे, वो एकदम डायरेक्ट बिना किसी अथॉरिटी या अफसरों के बीच में आए उस शहीद जवान के परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अक्षय कुमार ने शहीदों की मदद के लिए वेबसाइट तैयार किए जाने पर भी जोर दिया है ताकि आम लोगों को भी शहीदों की मदद के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। एक छोटा सा मैथ्स आप लोगों को समझाता हूं। हमारे देश में 125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अगर उनमें से सिर्फ 15,000 लोग, आप समझ रहे हैं, एक रॉक बैंड का कॉन्सर्ट में भी 1 लाख लोग जाते हैं और हजारों रुपए की टिकट लेके देखने जाते हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं 15,000 लोग। अगर 15,000 आदमी सिर्फ 100 रुपया भी उस जवान के अकाउंट में डाल दें तो बैंक की ई ट्रांसफर के टाइम भी लगा लो तो सिर्फ 4 घंटे के अंदर उस जवान की फैमिली को 15 लाख रुपए मिल जाएगी। ऐप या वेबसाइट के जरिए शहीदों के परिवार की किस तरह मदद की जाए, इसके लिए भी अक्षय कुमार ने शानदार आइडिया दिया है। आप मुझे इस आइडिया पे अपने विचार बताएं। अगर आपका साथ है तो मैं ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप आर्म फोर्सेस की परमिशन और गवर्नमेंट की हेल्प से खुद ही बनवा दूंगा। देखो यार, अपनी अपनी लाइफ की परेशानियों से हम जूझते रहेंगे, पर आज लाइफ है क्योंकि वो बंदूक तान के बैठा है दिन रात। अगर हम ये काम कर गए ना तो वो सरहद पे बैठे हमारे जवानों के लिए हमारे तरफ से ये सबसे बड़ा सल्यूट रहेगा 26 जनवरी को। सोचना। जय। ये पहली बार नहीं है जब अक्षय ने आगे बढ़कर कहा हो कि देश के असली हीरो तो सरहदों के ये प्रहरी ही हैं। पिछले साल नवंबर में अक्षय कुमार जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए जम्मू में बीएसएफ कैंप का दौरा भी कर चुके हैं। अक्षय कुमार ने जम्मू के आरसपुरा में शहीद बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह के परिवार को 9 लाख रुपए की मदद भी दी थी। अपनी फिल्म रुस्तम के प्रमोशन के दौरान भी अक्षय कुमार ने 16 शहीदों के परिवार वालों को कुल 80 लाख रुपए दिए थे। जाहिर है अक्षय कुमार के इस कदम से देश के मूड का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। शाहरुख खान की फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत की जांच के आदेश दिए गए हैं। रेल मंत्री ने आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक को जांच के लिए कहा है। रेल मंत्री जी ने, माननीय सुरेश प्रभु जी ने आदेश दिए हैं डायरेक्टर जनरल आरपीएफ को कि वो भी इस मामले की छानबीन करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें और ये देखें कि कहीं किसी की कोई जिम्मेदारी तो नहीं बनती है। वो जिम्मेदारी बनती है तो उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। कल रात शाहरुख अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर उन्हें देखकर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इसी दौरान दम घुटने से फरीद खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। खुदा की मर्जी के आगे कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बहुत दुख था क्योंकि हमारी अपनी टीम साथ में चल रहे थे। हमने तो खुशी से और आप लोग सब अपना हंसते खेलते हमसे भूल जा रहे थे, तो ऐसा एक हो जाना बहुत ही दुखद बात है।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में उन नेताओं के नाम भी शामिल हैं जो बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुशीनगर की पडरौना सीट से पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से पूर्व बीएसपी नेता आर.के. चौधरी और चित्रकूट की मानिकपुर सीट से पूर्व बीएसपी नेता आर.के. पटेल को टिकट मिला है। बीजेपी अब तक 371 प्रत्याशियों के टिकट का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं है, जबकि कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जारी की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव सहित 40 नाम शामिल हैं। कांग्रेस की लिस्ट में भी प्रियंका गांधी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह समेत 40 नाम हैं। प्रियंका सिर्फ अमेठी और रायबरेली में ही प्रचार करेंगी। हर एक चुनाव में उनकी लोगों के मन में आती है कि फलाना प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ना तो कोई होती नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी जनाधार खो चुकी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अपर्णा यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है। अशिष्ट और अभद्र टिप्पणियां करी उन्होंने मेरे लिए, जबकि हमारे कितने अच्छे पारिवारिक संबंध थे उनसे। और पिछली बार भी 2012 के चुनाव में भी माननीय नेताजी ने उनकी काफ़ी जो है सराहना करते हुए कहा था कि भाई आपको हम पूरा समर्थन भी देंगे। अपर्णा यादव के आरोपों पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वो अपने काम से चुनाव जीतेंगी। मुझे नहीं लगता कि जो गंभीर परिस्थितियां हैं इस प्रदेश की, वो इन बातों से ढक छिप जाएंगी कि कोई अच्छे चेहरे प्रचार में निकले हैं। शासन प्रशासन बहुत बुरा रहा है यूपी का, और लोग सपा को हटाने का मन बना चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केरल की लेफ्ट फ्रंट सरकार पर संघ कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया है। केरल में हाल में हुई कुछ संघ कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में केरल भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख जय नंद कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। देखिए, अभी जो जनाधिकार समिति जो हमें आज जो मिले हैं, उनके डेलीगेशन ने जो शिकायत की है बहुत गंभीर है। चेन्नई के मरीना बीच पर जलीकट्टू समर्थकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर एक्टर कमल हासन ने सवाल खड़े किए हैं। ट्विटर पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा है कि क्या आगजनी में शामिल लोग असली पुलिसकर्मी नहीं थे। I am equally shocked. I hope some kind of a reasonable explanation is given to us. इस बीच प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और चेन्नई के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया है। गांदरबल जिले के हदूरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें दोनों आतंकी अबू अनास और अबू अली मारे गए। इस ऑपरेशन के अंदर लश्कर-ए-तैयबा तंजीम के 2 फॉरेन टेररिस्ट अबू अनस और अबू अली मारे गए हैं। इनसे हथियार और एमुनिशन बरामद किया है हमने। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफलें भी बरामद की हैं। आरएसपुरा सेक्टर में भी सीमा के पास बीएसएफ ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने घोटाले के एक आरोप में जांच शुरू की है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को जांच का काम सौंपा गया है। एक एनजीओ ने शिकायत की थी कि केजरीवाल ने घोटाले में अपने एक रिश्तेदार की मदद की थी। शिकायत में कहा गया है कि एक नाले के निर्माण में केजरीवाल के रिश्तेदार सुरेंद्र बंसल ने फर्जी बिल बनाकर पीडब्ल्यूडी से करोड़ों रुपए की ठगी की है। बंसल को पीडब्ल्यूडी ने नाला बनाने का ठेका सौंपा था। बंसल की डमी कंपनियों से हुए घोटाले की शिकायत भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को दी गई थी।